वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ ऑपरेशन देखे थे एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेंड देखा था। ऑपरेंड क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेंड हम यहाँ पे यूज करते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं एंड कौन कौन से ऑपरेशंस हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मशीन इंस्ट्रक्शंस की। फाइनली हम किसकी बात करेंगे, आज हम मशीन इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। तो देखिए मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। अब इतना आपको पता है, इससे पहले हम अभी तक किसकी बात करके आए हैं, हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस की बात करके आए हैं, ठीक है। अब मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, हम कैसे मशीन इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्या उनका फॉर्मेट होता है, कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। अब सबसे पहले ये देखिए कि मशीन इंस्ट्रक्शंस आर द कमांड्स और प्रोग्राम्स रिटन इन द मशीन कोड ऑफ ए कंप्यूटर दैट इट कैन रिकॉग्नाइज एंड एग्जीक्यूट। अब नाम से पता चलता है कि भाई मशीन इंस्ट्रक्शंस है तो मशीन के लिए डिजाइन किए गए होंगे। क्या होंगे, इंस्ट्रक्शंस है तो मतलब इसके अंदर कोई ना कोई कमांड्स होगी, कोई ना कोई प्रोग्राम होंगे। मशीन की किसकी बात हो रही है, हम स्पेशली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारी कंप्यूटर की, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर जो कि एक मशीन लैंग्वेज को समझता है या फिर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो कंप्यूटर में हम कौन से इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, मशीन इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं क्योंकि वो इन्हीं को समझता है, ठीक है। इतना हमें पता है, काफी एडवांस आ चुके हैं। अभी इतनी बेसिक बातें तो आपको पता है कि कौन मशीन इंस्ट्रक्शंस समझता है, कौन हाई लेवल लैंग्वेज यूज करता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो ये सब हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो एक मशीन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है। तो मशीन इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ सेवरल बाइट्स इन मेमोरी दैट टेल द प्रोसेसर टू परफॉर्म वन मशीन ऑपरेशन। क्या होते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन में, तो अब यहाँ पे हमें पता है कि भाई बिट होती है 0 और 1, ठीक है। बिट होती है 0 और 1 और एक बाइट कितना होता है, 8 बिट होती है। एक बाइट का मतलब क्या हो गया, 8 बिट हो गया। तो मशीन इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, मशीन इंस्ट्रक्शन में यही बाइट ही तो होती है। आपका सारा डेटा जो हम लिखते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन में, आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हो, जो मैनेमोनिक्स यूज कर रहे हो, वो एक्चुअली में क्या है, वो आपके बाइट्स की फॉर्म में ही स्टोर होता है, जो कि मशीन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। अब आगे देखो कि प्रोसेसर लुक्स एट मशीन इंस्ट्रक्शन इन मेन मेमोरी वन आफ्टर अनदर एंड परफॉर्म्स वन मशीन ऑपरेशन फॉर ईच मशीन इंस्ट्रक्शन। जो आपका प्रोसेसर है, जो सीपीयू है, वो क्या करेगा, मेन मेमोरी में मशीन इंस्ट्रक्शन को देखेगा और एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता जाएगा। अब मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, अब बात कर लेते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम क्या होते हैं। तो मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं भाई कमांड्स और प्रोग्राम्स, और अब इन्हीं मशीन इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर दिया जाए, एक इनकी कलेक्शन बना दी जाए, तो वो क्या बन जाती है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कहलाते हैं, ठीक है। अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस इन मेन मेमोरी। ये बेसिक सी बातें हैं कि भाई मशीन इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम क्या होता है, ये आप समझते हो। हम काफी बार डिस्कस भी कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में इनके बारे में। अब देखो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय ए कंप्यूटर सीपीयू। ईच इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म ए वेरी स्पेसिफिक टास्क। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका पॉइंट आता है वो है जनरल फॉर्मेट ऑफ ए मशीन इंस्ट्रक्शन। मतलब वैसे तो आपके जो मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उनका फॉर्मेट डिपेंड करता है कि आप कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हो। जो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती है, लेकिन एक जनरल फॉर्मेट होता है। अब वो जनरल फॉर्मेट क्या होता है, तो वो 4 पॉइंट्स को एक बार इनको समझो। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जो ब्रैकेट्स होती है ना, वो क्या इंडिकेट करती है कि जो वो ब्रैकेट्स है उसके अंदर जो आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो फील्ड क्या है आपका, ऑप्शनल, ठीक है। ब्रैकेट्स इंडिकेट दैट ए फील्ड इज ऑप्शनल। सेकंड आता है लेबल। अब लेबल क्या है, एक आइडेंटिफायर होता है। लेबल क्या होता है, एक आइडेंटिफायर होता है। एंड अगर आपको एक लेबल यूज करना है अपने इंस्ट्रक्शन में, तो आप उसमें क्या यूज करोगे, इट मस्ट बी फॉलोड बाय कोलन। लेबल के आगे क्या यूज करना पड़ेगा आपको, कोलन यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
आगे क्या कह रहा है कि लेबल इज एन आइडेंटिफायर दैट इज असाइन्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन विच इट अपीयर्स। मतलब जो लेबल होते हैं उसको क्या मिल रहा है, उसको जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसका जो फर्स्ट बाइट है ना, एड्रेस का जो फर्स्ट बाइट है वो किसको मिल रहा है, उस लेबल को मिल रहा है। लेबल को क्या असाइन किया गया है, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन विच इट अपीयर्स। उसके बाद आता है इंक्लूजन ऑफ स्पेस। अगर स्पेस की हम यहाँ पे बात करें तो एटलीस्ट वन स्पेस मस्ट बी इंसर्टेड, ठीक है। कमेंट्स की अगर बात करें, अगर आपको अपने इंस्ट्रक्शन में कमेंट यूज करना है तो आप कैसे करोगे, तो कमेंट हमेशा आप यूज करोगे उसके स्टार्टिंग में सेमीकोलन लगा के। मतलब आप एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो और फिर आपको कोई कमेंट लिखना है, तो जैसे ही आपका इंस्ट्रक्शन खत्म हो आप सेमीकोलन लगाए एंड उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या मानी जाएगी, कमेंट मानी जाएगी। एग्जाम्पल देखो यहाँ नीचे, हेयर कोलन मूव R5 कोमा हैश 25H सेमीकोलन लोड 25H इंटू R5। अब हेयर के आगे क्या लग गया, कोलन, मतलब ये क्या है, आपका एक लेबल है, ठीक है। सेमीकोलन यहाँ पे है, सेमीकोलन के आगे जो ये लाइन लिखी हुई है लोड 25H इंटू R5, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक कमेंट है, ठीक है। और ये जो आपका हो गया, ये क्या हो गया, आपका एक इंस्ट्रक्शन हो गया, मशीन इंस्ट्रक्शन हो गया। इतना हमें समझ में आया। इसमें क्या है, ये मशीन इंस्ट्रक्शन के बारे में हम देखेंगे कि मूव यहाँ पे एक कमांड यूज हुई है एंड यहाँ पे जो 25H का जो डेटा है वो किस में लोड हो रहा है, किस में मूव हो रहा है, आपका R5 रजिस्टर के अंदर मूव हो रहा है। अब हमारे पास ना मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं बहुत अलग अलग टाइप्स के, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एंड इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं और ये सबसे बेसिक है, आपको इसके बारे में पहले पता होना चाहिए, फिर बाकी के बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को ही समझने वाले हैं, बड़े ही ध्यान से समझना, ठीक है। अब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, हमने डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था कि डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस क्या होते हैं। उसमें मैंने बताया था कि उसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों क्या है, रजिस्टर है। हालांकि मेमोरी भी हो सकती है बट मैंने वहां पे आपको रजिस्टर बताया था, ठीक है। तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो कि रजिस्टर और मेमोरी दोनों हो सकती है। तो यहां पे देखो जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है वो कहता है कि इंस्ट्रक्शन दैट ट्रांसफर डेटा from one location to another location without changing the data। मतलब यहां पे सिर्फ उसकी लोकेशन चेंज होगी। ट्रांसफर का मतलब ही क्या है कि आप सिर्फ लोकेशन चेंज कर रहे हो, डेटा को चेंज नहीं कर रहे। एंड ये जो डेटा ट्रांसफर है ना, एक्चुअली में आप ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर तीन चीजों के बीच में होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। एक होता है आपका रजिस्टर, एक होती है आपकी मेमोरी और एक होती है कोई इनपुट, ठीक है। अब इन्हीं तीनों के बीच में क्या होता रहता है, आपका रजिस्टर, आपका डेटा का ट्रांसफर हो रहा होता है। तो यहां पे जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है वो जनरली कह रहा है कि या तो रजिस्टर, एक लोकेशन आपकी रजिस्टर या मेमोरी हो सकती है, दूसरी लोकेशन भी आपकी रजिस्टर या मेमोरी हो सकती है। तो इन्हीं के बीच में हम डेटा को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगली लाइन कह रही है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉपी इंस्ट्रक्शंस। क्यों, अब जब आप सिर्फ डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, डेटा को सिर्फ उस लोकेशन चेंज कर रहे हो, उसका कंटेंट चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर रहे हैं, इसीलिए इनको कॉपी इंस्ट्रक्शंस भी कह दिया जाता है। एक जनरल डेफिनेशन समझो जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनकी। लोड, ये क्या करेगा, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर, ये लोड करेगा, ठीक है। स्टोर क्या करेगा, ये आपके डेटा को स्टोर करेगा या फिर डेटा को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी। मूव, ये डेटा को मूव करेगा जनरली रजिस्टर टू रजिस्टर, जनरली बात कर रहे हैं, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे कि मेमोरी से भी कैसे मूव होता है। इन, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू रजिस्टर। आउट, transfer data from register to output device. Push, get data from register or memory on the top of the stack. Pop, gets data from top of the stack to memory or register. Exchange, exchange the data between memory and register.
ठीक है, एक बार मैं इनका आपको पीछे का जो बेसिक आइडिया है वो सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहली क्या है, लोड। लोड क्या करेगा, मान लीजिए आपने कोई भी डेटा लिखा है, आपने टाइप किया है, वो उस डेटा को क्या करेगा, या तो मेमोरी में या रजिस्टर में क्या करेगा, लोड करेगा। ठीक है, स्टोर क्या करता है आपका, स्टोर करता है आपके डेटा को, कहाँ पे स्टोर करोगे आप, मेमोरी में स्टोर करोगे। तो यहाँ पे आपका डेटा जनरली रजिस्टर से मेमोरी में स्टोर होता है। एंड लोड क्या करते हो आप, जनरली आप अपने डेटा को मेमोरी से आप उसको रीड करने के लिए कहां पे लोड कर रहे हो, यहाँ पे लोड क्या करता है, तो देखो जनरली हम लोड करते हैं कि भाई आपका डेटा मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर है, आपको उसको रीड करना है। तो आप क्या करोगे, उस डेटा को मेमोरी से कहां पे लेके आओगे, रजिस्टर में लेके आओगे। तो इसको क्या कहते हैं, लोड करना कहते हैं। ठीक है, स्टोर करने का मतलब क्या हुआ, आपको डेटा को सेव करना है, कहीं ना कहीं राइट करना है। राइट कहाँ पे करते हो, मेमोरी में। तो यहाँ पे आपका डेटा रजिस्टर से आप कहाँ पे राइट कर रहे हो, मेमोरी में उसको राइट कर रहे हो, मतलब कि स्टोर कर रहे हो। मूव, मूव क्या करोगे, मान लो आपके पास दो रजिस्टर है R1 और R2, और आप चाहते हो कि जो R2 का डेटा है वो R1 में चला जाए, तो हम क्या यूज करते हैं, मूव इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। इन क्या करेगा, इन या फिर INP, INP भी आपको कहीं पे दिखाई दे जाएगा, इन या INP। ठीक है, ये करेगा आपके डेटा को इनपुट डिवाइस से रजिस्टर में ट्रांसफर करेगा। आउट क्या करेगा, रजिस्टर से आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफर करेगा। पुश एंड पॉप आपके स्टैक में यूज होते हैं। स्टैक क्या होती है आपको पता है, ये जनरली एक स्टैक होती है जिसमें आप कुछ भी इंसर्ट करो वो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक पे इंसर्ट होता है। जैसे कि मुझे 1 2 3 इंसर्ट करना है, पहले मैंने 1 इंसर्ट किया, 1 आ गया, फिर 2 किया, 2 यहाँ पे आएगा, 3 किया तो यहाँ पे आया। ये क्या किया मैंने, पुश किया। पॉप कैसे करोगे, तो यहाँ से जो टॉप पे रहेगा सबसे पहले वही बाहर निकलेगा, रिमूव होगा, पॉप होगा, है ना। पॉप होके वो कहाँ जाएगा, वो रजिस्टर या मेमोरी के अंदर जाएगा। तो 3 को आपने निकाल दिया स्टैक में से और कहाँ पे भेज दिया, मेमोरी या रजिस्टर में उसको भेज दिया। तो ये क्या होता है, पॉप। और पुश में क्या कर रहे हो आप, पुश में आप कर रहे हो कि ये डेटा कहीं किसी रजिस्टर में स्टोर था, आपने इसको रजिस्टर से निकाल के कहाँ पे स्टोर करना है, आपको स्टैक के अंदर लेके जाना है। तो ये क्या हो गया, पुश हो गया। ठीक है, XCHG, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब समझते हो ना आप, ये दो रजिस्टर है R1 और R2, R2 का डेटा R1 में चला जाए, R1 का डेटा R2 में आ जाए, ये क्या कहलाएगा, एक्सचेंज कहलाता है। समझ में आ गया, ये क्या था, बेसिक आइडिया था। अब हम बात करेंगे कि ये जो इंस्ट्रक्शंस ऑपरेशंस है ना, इनमें बहुत सारी वैरायटी है, मतलब आप इनको अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे कि अलग अलग तरह से हम कैसे यूज कर सकते हैं एंड एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अच्छी लगे क्लास तो जरूर शेयर करना। ठीक है, बार बार ना कहना पड़े, मुझे भी इतना क्या है कि पसंद नहीं है बार बार में ये बोलना कि शेयर करो, है ना, उससे क्या है, टाइम वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली है आपकी लोड। लोड ऑपरेशन है, मैंने एक टेबल की फॉर्म में ये लिखा है जिससे कि आपको समझने में एंड मुझे समझाने में थोड़ा इजी रहे। ठीक है, तो लोड आपका एक 16 बिट एड्रेस है। पहले एक बात समझो, जहां पे मैंने 16 बिट एड्रेस लिखा है ना, उसका मतलब मेमोरी, और जहां पे मैंने 8 बिट एड्रेस लिखा है उसका मतलब है डेटा। ठीक है, उसके अलावा मैंने कहीं पे A लिखा है तो एक्यूमुलेटर है, उसका मतलब M का मतलब मेमोरी है, RP का मतलब रजिस्टर पेयर है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो लोड किया हमने, लोड का मतलब अभी हमने बताया कि डेटा ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। कैसे यूज करोगे, LDA, इसका क्या है, LDA, इसके लिए हम इसका जो सिंबल है वो यूज करते हैं। उसके बाद M का मतलब मेमोरी, तो यहाँ पे ऑप कोड क्या हो गया, LDA, एंड M क्या हो गया आपका, ऑपरेंड हो गया। एग्जाम्पल देखो, मेमोरी यहाँ पे मैंने 2050 यूज करी, मतलब मेरी मेमोरी का एड्रेस क्या है, 2050। LDA, अब यहाँ पे ये जो A है ना, इसका मतलब है एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे 2050 मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है वो कहाँ पे चला जाए, एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाए।
तो ये क्या हो गया, इस कमांड का मतलब हो गया। ठीक है, एंड एक्यूमुलेटर एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला रजिस्टर है आपका एक्यूमुलेटर। उसके बाद आता है, ये तो हमने क्या किया, डायरेक्टली कर दिया, भाई मेमोरी दे दी आपने और उसको एक्यूमुलेटर में डाल दिया, है ना। अब आता है एक लोड इमीडिएट। क्या है आपका लोड इमीडिएट। इसमें हम क्या करते हैं कि लोड दी स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर विद डेटा। यहां पे तो आपका ए एक्यूमुलेटर यूज हो रहा था, लेकिन जब इमीडिएट की बात आ गई तो यहां पे आपका एक रजिस्टर पेयर यूज होगा। रजिस्टर पेयर क्या होता है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए रजिस्टर पेयर यूज होगा, ठीक है। कैसे फॉर्मेट है इसका, LXI ऑपकोड हो गया आपका, RP रजिस्टर पेयर है एंड 16 बिट डेटा। तो ये RP और 16 बिट डेटा ये आपका ऑपरेंड हो गई। एग्जाम्पल देखो, LXI रजिस्टर पेयर मैंने यहाँ पे H लिखा है, ये आपके प्री डिफाइंड रजिस्टर पेयर्स होते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे तब हम इन रजिस्टर पेयर को और डिस्कस करेंगे डिटेलिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे H आपका HL पेयर आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि H के साथ हमेशा L का ही पेयर बनता है। तो ये जो HL पेयर है, जो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया H, ठीक है। तो यहाँ पे 2050 का डेटा किसमें मूव होना चाहिए आपका, डायरेक्टली HL पेयर के अंदर मूव हो जाए, लोड हो जाए। समझ में आया, LXI लोड इमीडिएट डेटा ऑफ 2050 टू HL पेयर, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका आता है इनडायरेक्टली लोड्स। अब यहां पे ये क्या था आपका लोड इमीडिएटली। अब इस कमांड को समझो, LDAXRP। तो इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली लोड्स एट द एक्यूमुलेटर। देखो LD का मतलब लोड, A का मतलब एक्यूमुलेटर एंड X जहां पे लग गया तो समझ लो क्या हो गया, ये इनडायरेक्टली हो गया, ठीक है, इनडायरेक्टली हो गया। RP रजिस्टर पेयर, तो इनडायरेक्टली लोड हमेशा आपका रजिस्टर पेयर के साथ ही काम करेगा। एग्जाम्पल है LDAX और यहाँ पे मैंने लिखा H। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली लोड्स, ये जो H का है, HL पेयर का जो डेटा है ना, वो आपका लोड हो कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। इनडायरेक्टली लोड्स एट द एक्यूमुलेटर। समझ में आई इतनी बात। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन स्टोर। अभी ये जो ऊपर हमने बात किया ना, एक आपका सिंपल लोड, एक लोड इमीडिएट और एक इनडायरेक्टली लोड, ये आपके लोड के 3 वेरिएशंस थे, ठीक है। अब स्टोर एंड उसके वेरिएशंस की बात करेंगे। तो स्टोर भी आपका एक 16 बिट एड्रेस पे ही काम करता है, मतलब कि मेमोरी पे ही काम करेगा। क्या करेंगे, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी। सिंपल अभी हम समझ के आए हैं ऊपर। इसका सिंबल क्या है, इसके लिए क्या मैनिमोनिक्स यूज करते हो आप, STA, स्टोर के लिए STA। M मेमोरी, तो M मतलब मेमोरी, A मतलब एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे स्टोर करना है, राइट करना है, ठीक है। एक्यूमुलेटर में जो आपका डेटा है उसको कहाँ पे राइट करना है, M मेमोरी में राइट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा STA 2050, इसका मतलब स्टोर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर एक्यूमुलेटर टू मेमोरी 2050, ठीक है। हो गया, इतना हमें समझ में आ गया। अगला देखो इनडायरेक्टली स्टोर। इनडायरेक्टली स्टोर कैसे करोगे, STAX 16 बिट एड्रेस। 16 बिट एड्रेस का मतलब अभी मैंने आपको बताया मेमोरी से, तो यहाँ पे मेमोरी यूज हो गई 2050। तो इनडायरेक्टली स्टोर फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू 2050, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मूव एंड उसके वेरिएशंस की। सिंपल मूव आपका होता है कि भाई मूव RD/RS। देखो RS का मतलब है सोर्स रजिस्टर, RD का मतलब है डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो यहाँ पे आपका डेटा RS से RD में जा रहा है, ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन जा रहा है। इसको कंफ्यूज होके RD टू RS मत कर देना, कहाँ से जा रहा है आपका। इसीलिए मैंने डेस्टिनेशन और सोर्स रजिस्टर यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका सोर्स रजिस्टर से डेस्टिनेशन रजिस्टर में मूव हो रहा है। यहाँ पे देखो मूव AB। अब सिंपली अगर हमें नहीं पता ना कि कौन सा डेस्टिनेशन है कौन सा सोर्स, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि मे बी A से B में चला जाए, है ना। लेकिन नहीं, आपका डेटा यहाँ पे B से किस में मूव हुआ है, A में मूव हुआ है। तो यहाँ पे हमने 2 रजिस्टर्स के बीच का डेटा मूव करवाया। अब यहाँ पे देखो मूव RDM, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मूव A 2050।
डेस्टिनेशन रजिस्टर पे हमने यूज किया एक्यूमुलेटर एंड मेमोरी में हमने 2050 दे दिया। तो यहाँ पे जो 2050 का कंटेंट है वो कहाँ पे मूव हो गया, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में मूव हो गया। इसमें क्या कह रहा है, मूव MRS। अब यहाँ पे सोर्स रजिस्टर में मैंने यूज किया एक्यूमुलेटर एंड मेमोरी में 2050। तो यहाँ पे आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट कहाँ पे चला गया, मेमोरी के अंदर चला गया। समझ में आया इतना। अब ये तो था मूव कि रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी टू रजिस्टर कैसे मूव होता है आपका कंटेंट। नेक्स्ट है आपका मूव इमीडिएटली। मूव इमीडिएटली मतलब MVI, मूव इमीडिएटली मतलब MVI। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन रजिस्टर और यहाँ पे आपका 8 बिट डेटा। अब जब इमीडिएटली की बात हो गई ना और यहाँ पे 8 बिट डेटा है तो मतलब डायरेक्टली आपने यहाँ पे डेटा मेंशन कर दिया है कि 50 को मूव करवा दो किसमें, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो ये क्या हो गई आपकी मूव इमीडिएटली। इतना आपको समझ में आया। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है आपका मूव इमीडिएटली। अब यहां पे मूव इमीडिएटली में क्या हो रहा है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम 8 बिट डेटा को मेमोरी में मूव कर रहे हैं। ऊपर आप कहां पे मूव कर रहे थे, एक्यूमुलेटर में, रजिस्टर में। यहां पे हमने 50 को कहां पे मूव करवा दिया, मेमोरी लोकेशन 2050 में। तो ये क्या था आपका मूव कमांड थी जिसको आप यूज कर सकते हो। फिर आती है आपकी इनपुट। ये ऊपर मैंने अभी आपको बताया इनपुट क्या करता है, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू रजिस्टर, INP डेटा या फिर इन डेटा, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। इनपुट द डेटा एंड क्लियर द फ्लैग, फ्लैग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आउटपुट क्या करेगा, आउट डेटा, आउटपुट द डेटा एंड क्लियर द फ्लैग। फिर आता है आपका एक्सचेंज। अब यहाँ पे एक्सचेंज को अच्छे से समझो, ठीक है। एक्सचेंज अभी आपको जनरल जो आइडिया है मैंने आपको बताया कि आप कंटेंट मूव करते हो, जैसे कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में आपको क्या करना है, डेटा को एक्सचेंज करना है, मूव नहीं करना है, क्या करना है आपको, एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पे पहली तो बात ये समझो, जो आपका एक्सचेंज है ना, सिंपल आपने लिख दिया XCHG, सिंपली आपने XCHG लिख दिया और ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। अब ये क्या करेगा, आपका एक्सचेंज करेगा कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर पेयर विद DE रजिस्टर पेयर। देखो आपने कोई रजिस्टर मेंशन नहीं किया, यहाँ पे आपने सिंपली एक्सचेंज लिखा है। अब इस एक्सचेंज का ही मतलब है कि ये HL रजिस्टर पेयर के डेटा को DE डेटा पेयर के साथ, DE रजिस्टर पेयर के साथ क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा, ठीक है। एक्सचेंज के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग में देखो। This is an instruction to exchange content of HL register pair with DE register pair, ठीक है। कहां से डेटा मूव हो रहा है आपका, एक HL रजिस्टर पेयर से और DE रजिस्टर पेयर में क्या हो रहा है, डेटा एक्सचेंज हो रहा है। सेकंड पॉइंट कहता है कि ये इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड यूज करता है। अब ये एड्रेसिंग मोड हम एड्रेसिंग मोड के टॉपिक में करेंगे, अगर अभी हम करेंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सिर्फ इतना समझो कि ये जो एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन है कौन सी एड्रेसिंग मोड यूज करता है, इम्प्लाइड, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है कि इट इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये केवल मेमोरी में एक ही बाइट ऑक्यूपाई करता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन द कंटेंट बिटवीन H एंड D रजिस्टर, देखो क्या था आपका, HL था और यहाँ पे DE था। ये दो रजिस्टर है, H और L दो अलग अलग रजिस्टर है और D और E दो अलग अलग रजिस्टर है, जिनका पेयर अगर बनाए तो H का पेयर हमेशा L के साथ बनता है, D का पेयर हमेशा E के साथ बनता है। अभी जब इनका डेटा एक्सचेंज होगा ना तो H का एक्सचेंज होगा D के साथ और L का एक्सचेंज होगा E के साथ, ठीक है। उल्टा मत कर देना, कहीं H का E के साथ कर दो और L का D के साथ, नहीं, H का D के साथ और L का E के साथ। जो इनका जिस तरह से लिखे हुए हैं ना H, L और DE, इसी तरह इस रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसी सीक्वेंस में डेटा एक्सचेंज होगा। अब ये एक टाइमिंग डायग्राम होता है, टाइमिंग डायग्राम हम यहाँ पे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बट वहां टाइमिंग डायग्राम से कैलकुलेट होता है कि भाई ये 4 मशीन साइकिल को यूज करता है, 4 T स्टेट्स यूज करता है फॉर एग्जीक्यूशन। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन को कितने T स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितने मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देख लो
ये डायरेक्टली 4 मशीन साइकिल चाहिए होती है एंड 4 टी स्टेट इसको चाहिए फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को समझो। एक्सचेंज हमारा मैनिमोनिक्स या ऑपरेंड हो गया, यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल में काम करेगा। ठीक है, ये ऑपकोड जो है यहाँ पे ऑपरेंड जो ऑपकोड जो है आपका वो क्या है, आपका हेक्साडेसिमल में है। तो यहाँ पे हमने ईबी यूज किया, 1 बाइट का है। अब जैसे ही इसने डेटा को एक्सचेंज किया तो पहले HL में क्या था, यहाँ पे समझो ABCDH आपका इसमें था एंड DE में था आपका 6789H। एक्सचेंज हुआ डेटा, तो अब क्या हो गया, ये 6789H हो गया और ये यहाँ पे क्या चला गया, ABCDH आ गया। तो डेटा क्या हो गया, आपका एक्सचेंज हो गया। रजिस्टर पेयर क्या होते हैं, तो रजिस्टर पेयर होता है कि आप किन्हीं 2 8 बिट रजिस्टर को कंबाइन कर दो तो वो क्या कहलाता है, रजिस्टर पेयर कहलाता है। कौन कौन से रजिस्टर पेयर होते हैं, 8085 की मैं बात कर रही हूं, तो DE, BC और HL। जो HL पेयर है इज यूज्ड टू एक्ट एज ए मेमोरी पॉइंटर। H and L are registers in 8085 microprocessor. They are general purpose register used to store 8-bit data. H का मतलब है हाई ऑर्डर बाइट और L का मतलब होता है लो ऑर्डर बाइट। रजिस्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, लेकिन आप रजिस्टर्स की हेल्प से डेटा को और फास्ट एक्सेस कर सकते हो। तो रजिस्टर पेयर समझ में आया, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। उसके बाद हमारा आता है पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप भी आपका रजिस्टर पेयर के साथ ही काम करता है। ठीक है, पुश रजिस्टर पेयर, पॉप रजिस्टर पेयर। मैंने यहाँ पे HL यूज किया है, H रजिस्टर यूज किया है, यहाँ पे भी मैंने HL रजिस्टर पेयर यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा आपका, इस रजिस्टर के डेटा को कहाँ पे कर देगा ये पुश, स्टैक में। यहां से क्या करेगा, स्टैक के डेटा को HL रजिस्टर के अंदर पॉप कर देगा। तो ये क्या था, आपका डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन था। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के इंस्ट्रक्शंस को कवर करेंगे। थैंक यू।